दोस्तों नमस्कार। आपको इस वीडियो में मिलेगा कला से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ जो कि उनके कला में यूज़ होता है, जो पेंटिंग ड्राइंग में यूज़ होता है, वो सारी बातें, और जो कि क्वेश्चन में भी आता है। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि जो पेंटिंग में बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है उस पर भी विधिवत बात होगी, और साथ ही साथ जो कि हमारे एग्ज़ाम में एक आर्टिस्ट लेवल पे पूछा जाता है वो भी सभी इस वीडियो पे डिस्कस होगी। तो आइए देखते हैं अति आच्छादन अथवा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग का ओवर से मतलब है एक्स्ट्रा, ठीक है। लैपिंग से क्या तात्पर्य है? तो अति आच्छादन का तात्पर्य यह है कि एक रूप से किसी दूसरे रूप को ढक लेना, ठीक है। वो ओवरलैपिंग माने लैप करना, उसको एक रूप से। आच्छादन का तात्पर्य ही यह है कि एक रूप से दूसरे रूप को ढक लेना, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आप जानेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप को ढक लेना, परंतु कभी चित्र बनाते समय ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब किसी वस्तु अथवा मानवाकृति के कुछ भाग को दूसरी वस्तु या मानवाकृति ढक लेती है, मानो वह वस्तु अग्रभूमि में आ गई हो, वहाँ अति आच्छादन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो जो एक परत टू परत चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा कलर ये मिल गया, उसमें आधा ही कलर दूसरे कलर पे ओवरलैपिंग हो गया, यानी चढ़ गया, तो वही होता है अति आच्छादन, या उसे ओवरलैपिंग भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि क्षय वृद्धि किसी चित्र में किस प्रकार सहायक होती है, ठीक है। तो क्षय वृद्धि जो होती है किसी चित्र में किस प्रकार सहायक होती है, तो उसको बताते हैं कि क्षय वृद्धि के माध्यम से ही दर्शक पास की आकृति पास तथा दूर की आकृति दूर देख पाता है, चित्र में वातावरण का अनुभव कर पाता है। क्षय वृद्धि का प्रारंभ यूरोप में, अब क्षय वृद्धि का जो प्रारंभ हुआ वो यूरोप में रेनेसां कलाकारों की देन माना जाता है, और इसके अंतर्गत वस्तु या आकृति दृष्टि से जितनी दूर हो जाती है उतनी ही धुंधली तथा छोटी होती है, ठीक है। ये होता है क्षय वृद्धि। अब क्या है कि हम इसको देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? ग्लेजिंग द्वारा किस प्रकार वर्ण सामंजस्य उत्पन्न किया जाता है। तो ग्लेजिंग द्वारा विभिन्न रंगतों के ऊपर, ठीक है, पारदर्शक रंग की पतली परत लगाई जाती है, जिससे संपूर्ण चित्र का वातावरण एक निश्चित आभाव में समा जाता है, समाकर वर्ण सामंजस्य की प्रस्तुति करता है। इस प्रकार के चित्र का प्रभाव ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी रंगीन शीशे से उसे देखा गया हो, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं किसी चित्र को पानी में, वो चित्र भी है पानी भी है, तो पानी में इतना खूबसूरत लगता है, वही चीज़ समझ लीजिए कि इसमें दर्शाया गया है, कहने का तात्पर्य है। अनुरकन या रेडिनरिंग किसे कहते हैं? तो दृश्य कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम आप चित्र में करते हैं, अपने चित्र में वो चीज़ दर्शाते हैं, लेकिन वो क्या कर लिए यही नहीं जानते, ठीक है। तो दृश्य जगत का अथवा ऑब्जेक्ट्स का जब सादृश्य के आधार पर चित्रण होता है तो वह यथार्थ चित्रण कहलाता है, परंतु जब दृश्यमान जगत अथवा ऑब्जेक्ट्स को सरलीकृत, माने जो ऑब्जेक्ट है उसको सरलीकृत रूप में ढालकर निजी कल्पना में से मौलिकता का समावेश किया जाता है, तो दृश्यमान वस्तु या वस्तु का भौतिक महत्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत कलाकार किसी भी प्रकार के रंग, किसी भी प्रकार का पोत अथवा तान संयोजन कर सकता है। यहाँ कलाकार की स्वतंत्र कल्पना उसकी अभिव्यक्ति में सहायक बनती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देंगे। और आगे क्वेश्चन आता है कि द्वियामी एवं त्रियामी। अब ये सभी लोग ज़्यादातर अपने पेंटिंग में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं कि द्वियामी और त्रियामी दिखाना, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी मात्र, अब जैसे पूछा जाए कि रेखा की कितने आयाम होते हैं, रेखा, ठीक है, लाइन, तो वो भी द्वियामी होता है, ठीक है। जिसके मात्र 2 आयाम अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई होती है वह द्वियामी
तथा लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई होने पर वस्तु त्रियामी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मूर्ति। तो चित्र का अंतराल द्वियामी होता है, किंतु इस पर छाया, प्रकाश एवं जो परिप्रेक्ष्य के आधार पर त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है द्वियामी और त्रियामी। ठीक है, अभी क्या होता है, अब हम देखते हैं रूप एवं अंतराल का क्या संबंध होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप और अंतराल से क्वेश्चन बनता है। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अंतराल जो होता है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, और अक्षत अंतराल शून्य होता है, किंतु यदि उस पर एक बिंदु भी बना दे या रेखा खींच दे तो वह सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जब तक उस पर कुछ नहीं बनाया तब तक शून्य होता है, और जब उस पर रेखा या एक बिंदु ही लगा दे तो वो सक्रिय होता है। अब आते हैं कि रूप की अभिव्यक्ति अंतराल पर आश्रित होती है और अंतराल के माप के अनुसार ही रूप का माप निर्धारित किया जाता है। अतः रूप एवं अंतराल का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ये इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से इसमें ला रहा हूँ। क्या कि षडंग का क्या अर्थ है। तो षडंग के बारे में देखें तो वात्स्यायन रचित कामसूत्र के प्रथम अधिकरण, ये सब आपको याद करना है। ये इतना तो बेस है, इसको याद ही करना है कि वात्स्यायन रचित कामसूत्र के प्रथम अधिकरण तृतीय अध्याय की टीका जो है जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 भेद किए हैं। तो किसने किए हैं? यशोधर पंडित ने। और कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन रचित कामसूत्र। इनके प्रथम अधिकरण तृतीय अध्याय की जो टीका है उसको जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 भेद किए हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्य, छठवां है वणिक्यंभ। ये 6 हैं। यह 6 भेद ही षडंग के नाम से जाने जाते हैं। इसका ये सूत्र है, आपने पढ़ा भी होगा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंगकम्। ठीक है, तो ये 6 चित्र के षडंग हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पे विधिवत बात होगी, रूप भेद पे, प्रमाण पे, भाव पे, लावण्य योजना पे, सादृश्य पे, वणिका भंग पे, इन सभी पे एक एक करके स्टेप टू स्टेप बात होगी षडंगकम्। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं जवाब किसी कारणवश नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता भी रहती है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर देना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।